अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। बड़ी देर हो गई थी, सियासत के ऊपर गुफ्तगू नहीं हमारी हुई थी। तो हमारे साथ आज के मेहमान जो हैं वो भी बड़े मंजे हुए सियासतदान हैं। तीनों जमातें, मरकज़ी जमातें, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले उनके नुमाइंदगान, ओहदेदार जो हमारे साथ मौजूद हैं। हमारा पॉइंट इस वक्त ये होगा कि आज के मौजू के पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के ऊपर एक था कि उन्होंने बल्दियाती जो भी ज़िमनी इलेक्शनों में गए हैं तो उसमें से बेशतर, बल्कि एक जीतने के अलावा सारे हारे, तो अब एक उनके पलड़े में सियालकोट वाला और पड़ा है। तो आखिरकार क्या मुहरकात बने कि ठीक 1.5 से 2 माह पहले वहीं डस्के का उसी डिस्ट्रिक्ट में इलेक्शन नून लीग वाज़ेह अक्सरियत से जीती है, तो उसी डिस्ट्रिक्ट में दूसरा इलेक्शन कंटेस्ट करने में हार जाती है। क्या पीडीएम के टूटने का भी कुछ असरात मुरतब हुए हैं? या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कुछ लोग कहते हैं कि कश्मीर के अंदर हमारी सीटें ज़्यादा थी। क्या ये हक़ाइक़ हैं कि और कश्मीर के अंदर क्या हुआ है? अमूमन वैसे तो तारीख़ ये बताती है जो भी रूलिंग पार्टी होती है उसको 2/3 अक्सरियत जो वहाँ मिल जाती है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी अच्छा प्ले किया, लेकिन वोट देखें तो पाकिस्तान मुस्लिम नून जो है वो बड़ा एक वोट बैंक वहाँ से कश्मीर में लेने में कामयाब हुई। सब चीज़ें आपके सामने रखेंगे और एक लफ्ज़ गद्दार, इसके ऊपर मैं ज़रूर बात करूंगा कि हमने कुछ चीज़ों को ऊपर इस हद तक लेने की कोशिश की है कि हलकों के अंदर अब सियासत शख्सियत से हटकर इस चीज़ पे होने लगी है कि उसके ख़िलाफ़ कोई ऐसी चीज़ ढूंढते हैं जो मुल्क के ख़िलाफ़, या कहीं उसने कंट्रोवर्शियल बोली हो तो उसको लेके मेन पॉइंट के ऊपर खेला जाता है। मेहमानों का तारुफ आपके साथ करवाता चलूँ। डॉक्टर हसन मसूद मलिक साहब मौजूद हैं हमारे साथ, जो कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के डिप्टी सीनियर नायब सदर हैं वेस्ट रीजन पंजाब के। उनके साथ शेख मोहम्मद इजाज़ साहब मौजूद हैं, साबिक एमपीए भी हैं और सिटी सदर भी हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जितने भी अहम जलसे होते हैं तो स्टेज की जिम्मेदारियां और ख़ासतौर पर लहू गरमाने की जिम्मेदारियां भी इनके सुपुर्द होती हैं। डॉक्टर नूर साहब मलिक साहब मौजूद हैं, एमपीए साहब हैं और इस वक्त डिप्टी सेक्रेटरी जनरल हैं पंजाब पूरे की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, यानी कि मदर बॉडी के अंदर है। तो प्रोग्राम का आगाज़ क्योंकि माइक उन्हीं के हाथ में है तो उन्हीं से आगाज़ कर लेते हैं। मैडम, क्या समझती हैं कि कश्मीर के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलाशुबा एक बहुत भरपूर मुनज़्ज़म जमात है? क्योंकि अगर बरतानिया के अंदर जाके देखें, और कश्मीर और बरतानिया का बड़ा लिंक है, तो वहाँ के लोग सबसे ज़्यादा वेल ऑर्गेनाइज्ड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। लेकिन ये क्या हुआ है कश्मीर के अंदर? क्योंकि आपका को बड़ा लीडर बिलावल एक बार गए हैं, बाद में नहीं गए, बिलाशुबा बाकियों ने जाके कैंपेन की है, लेकिन 11 सीटें, और क्या इससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी या हुआ क्या? इलेक्शन को माना क्यों जा रहा? आप लोग तो पहले भी अपोजिशन में थे और फिर से मेरे ख्याल में अपोजिशन आप लोगों के पास आने जा रही है, वोट नून लीग ज़्यादा लेगी है। आप इस सारी सिचुएशन को कैसे देख रहे हैं कि क्या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ सियालकोट और कश्मीर के बाद बैकअप कर चुकी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया बिलाल, आपने जो कश्मीर के हवाले से यहाँ पे पॉइंट आउट किए हैं कुछ निकात को, तो वो उस हवाले से मैं कहूँगी कि पहले तो हम इस इलेक्शन को 2018 का जो 25 जुलाई का इलेक्शन है, हम इसको उसी का ही रीप्ले समझते हैं कि जो धौंस धांधली और जो हुकूमती मशीनरी उस टाइम पे यूज़ हुई वो ही चीज़ इस टाइम पे भी हमें देखने में मिली। हम इस इलेक्शन में हम बहुत से हलके ऐसे हैं कि जहाँ पे हम बेशक हमने 11 सीटें यहाँ से विन की हैं, मगर बहुत सी हलकों में हम पिटिशंस में गए हैं, हमने रिकाउंटिंग के लिए भी उधर गए हैं, क्योंकि हमें बहुत से जो यहाँ पे रिज़ल्ट्स थे जिनके रात को पीपल्स पार्टी के राजा फ़रूक हैदर वाली सीट पे देख लें, सऊद बिन सादक वाली सीट पे देख लें, और इसी तरह LA 6 में, LA 12, 10 और 40 और 44 में, यहाँ ये जो हलके हैं यहाँ पे हम पिटिशंस में गए हैं, हम इन हलकों के इलेक्शंस को नहीं मान रहे। उसके बावजूद भी अगर आप कहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में वहाँ बिलावल साहब एक दफ़ा गए, मैं इस बात से एग्री नहीं करती। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल साहब सबसे पहले इलेक्शन कैंपेन के लिए गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने कैंडिडेट्स की सबसे पहले लिस्ट को वो जो जारी किया, और हमारी लीडरशिप जब अमेरिका गए हैं तो उसके बाद मोहतरमा आसफ़ा भुट्टो साहिबा ने और फरियाल तारपुर साहिबा ने उस कैंपेन को कंटिन्यू रखा। तो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप की एक यानी वहाँ पे एक जिद्दोजहद थी, एक स्ट्रगल थी कि जो हमें 11 सीटों की सूरत में मिला, मगर अभी भी हम इस पे मुतमईन नहीं है। हम अपने हक़ के लिए लड़ेंगे। वहाँ पे वर्कर प्रोटेस्ट में भी है, रिकाउंटिंग का भी मुतालबा है हमारा, मगर इसके बावजूद हम एक बात ये ज़रूर हुकूमती जो हमारी इस टाइम PTI की हुकूमत है कि ये जो बार बार इस तरह
रिगिंग की जाती है, इलेक्शन चोरी किया जाता है, लोगों के मैंडेट का मजाक उड़ाया जाता है, ये कोई पाकिस्तान के अवाम में अच्छा मैसेज नहीं जा रहा। आप इलेक्शन करवाते क्यों हैं जब आपने यही सब कुछ करना है, अपनी मर्ज़ी के नताइज हासिल करने हैं, अपनी मर्ज़ी के लोगों को आगे लेके आना है, तो फिर इलेक्शन का ड्रामा ख़त्म करें, आप डायरेक्टली लोगों को नॉमिनेट करें। डायरेक्ट नॉमिनेट करें। मैडम आपसे बात जारी है, शेख साहब को माइक दीजिएगा तो इनसे बात का आगाज़ है। शेख साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। शेख साहब, पाकिस्तान मुस्लिम नून अपना मुकाम खो चुकी है, एक बार बार बात की जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, एक तो गद्दार के साथ फिर ये लगाया जा रहा है बयानिया रिजेक्ट हो गया, बयानिया रिजेक्ट हो गया। क्या ये बयानिया रिजेक्ट हो गया है या आप लोगों की तरफ से जो बक्सा धुंध और सारा वो किया जा रहा था जो उस तरफ जा रही है? मोहतरम ने कश्मीर की बात की तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है नून लीग ने हुकूमती मशीनरी यूज़ की है, वो कह रहे हैं PTI ने यूज़ की है। कौन यूज़ कर गया आखिर हुकूमती मशीनरी? जी बहुत शुक्रिया बिलाल भाई। इस वक्त सच्ची बात मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान के अंदर जितनी पोलराइजेशन हो चुकी है सियासत में और जितना बदतमीज़ी का कल्चर इंट्रोड्यूस करवाया गया इमरान खान साहब की तरफ से, और जब वो कंटेनर पे खड़े होके ललकारा करते थे, ओए DC, ओए फलाने, मैं तुम्हें ऐसे कर दूंगा, तुम्हें घसीटूंगा, वो फिर चीज़ें ट्रिकल डाउन हो के उनके वर्कर्स में आई हैं और उसका ये रिज़ल्ट है कि जो वहाँ पर माशाल्लाह इनके मशहूर ज़माना अली अमीन गंडापुर साहब, उन्होंने जो वहाँ पर गुल खिलाए हैं और जिन कश्मीरियों से वोट लेने गए थे उनके ऊपर उन्होंने फायरिंग की और आपके कैमरे की आंख ने दिखाया, और वहाँ पर जो है उन्होंने पैसे तकसीम किए और पैसे तकसीम करते हुए उन्हें दिखाया गया तो उन्होंने कहा जी ये तो हम जो है वो दे रहे हैं तरक्याती कामों के लिए। वो भैया आपको किसने इख्तियार दिया कि आप नोटों की गड्डी लेके तो तरक्याती कामों के लिए जो है वो पैसे बांटे? इस तरह तो ब्याह, जो शादी ब्याह होते हैं ना हमारे, उनके ऊपर जो है वो पैसे फेंके जाते हैं लोगों के ऊपर, जिस तरह उन्होंने कश्मीर इलेक्शन में फेंके। और जो सेंटोरस वाले हमारे भाई हैं सरदार साहब, जिनको वहाँ से जितवाया गया, अब पता चला है कि चूँकि उन्होंने हेलीकॉप्टर दिए हैं कैंपेन में तो उनको ये वज़ीर आज़म बनाने जा रहे हैं, तो ये उनका तुर्रा इम्तियाज़ है। रिगिंग करना, प्री पोल रिगिंग करना, इलेक्शन डे के ऊपर करना और FIR देने के बजाय अमीनपुर गंडापुरी के ऊपर जो वो फायरिंग कर रहे हैं, डायरेक्ट फायरिंग की उनके गार्ड्स ने, लोगों ने इंटरव्यू दिए कि हमारे साथ ये हो रहा है, फिर उन्होंने अपने पिस्टल से फायरिंग की, वो भी कैमरे की आंख ने दिखाई, फिर उन्होंने पैसे दिए, वो भी कैमरे की आंख ने दिखाया, फिर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इनके ऊपर FIR दें, कोई FIR नहीं हुई, कोई उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। उल्टा खान साहब जो हैं उन्होंने जो बंदा 10 गज लंबी ज़ुबान इस्तेमाल करता है उसको वो सर्टिफिकेट देते हैं अप्रिसिएशन का, और इसीलिए तो ये सारा गंद पड़ा हुआ है सियासत में। उन्होंने उनको बुला के कहा कि जी मैं फ़लाँ फ़लाँ को मुबारकबाद देता हूँ और ख़ास तौर पे अली अमीन तुमने बहुत शानदार कैंपेन की। अगर ये लेवल है प्राइम मिनिस्टर का कि एक बंदा जो फायरिंग कर रहा है उसको इन्होंने ये सर्टिफिकेट देने हैं, तो ये तो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है। और बाकी बात रहेगी आपकी, जो आपने कहा कि बयानिया आपका पिट गया। अब मुझे ये बताएं कि मैं अपनी तो बात करता नहीं कि मैं क्या डिलीवर कर रहा हूँ। 3 सालों में मैंने आवाम को जो है वो बदतमीज़ी के अलावा और महंगाई के इज़्दिहाम के अलावा और लोगों को सिसकी और आहों के अलावा दिया क्या है? ये फैसलाबाद मेरा आपका शहर है और इसी रीजन से मेरे भाई काबिल एहतराम मलिक साहब तशरीफ़ फरमाए हैं मेरे साथ। ईद के रोज़ और ईद के 3 रोज़ जो लोगों की चीखें निकलवाई हैं इंतज़ामिया ने, वासा ने और इनकी बैड गवर्नेंस ने, वो किसी से ढकी छुपी बात नहीं। डॉक्टर साहब इनसे जवाब आप, मैं गुजारिश कर रहा हूँ गवर्नेंस की तरफ आना नहीं, अपनी बात करनी नहीं और हमारे बयानियों को ये हिट कर रहे हैं। भाई वो हमारा बयानिया है और उस बयानिए ने अल्लाह के फजल करम से जितने आपके ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं सब में वो बयानिया चला है और पूरे मुल्क में हमने क्लीन स्वीप किया। एक इन्होंने जो 10 इनके पोलिंग एजेंट्स थे जिन्होंने डस्का के इलेक्शन में जो किया वो सामने आ गया, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना वर्शन दे दिया, रीपोल हुआ, उसमें हम जीत गए। तो मुझे ये बताएं कि कौन सा सुरखाब का पर लग गया? क्या आटे की कीमतें नीचे आ गईं? क्या बिजली की कीमतें नीचे आ गईं? क्या आम लोगों के मसाइल हल हो गए कि एकदम से हमारा बयानिया गलत हो गया और ये जो है वो सियालकोट की सीट जीत गए? सिर्फ फार्मूला इन्होंने तब्दील किया है। वहाँ शोरगुल का फार्मूला था, यहाँ से चुपके से काम लगाया है।
डॉक्टर साहब से माइक देंगे, डॉक्टर साहब से बात का आगाज़ करें। डॉक्टर साहब बिलाशुबा सवाल तो डॉक्टर शेख साहब की तरफ से आगे, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि आखिर क्यों रैगिंग की जाती है? जो इल्ज़ाम उनकी तरफ से लगाया जाता है, ये पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लगाती है जी देखें धांधली हो गई है, अब वो आपके ऊपर लगा रहे हैं, क्या हुआ क्या? लेकिन एक चीज़ पे मैं कहूँगा, बैरिस्टर सुल्तान महमूद के साथ तो ज़्यादती हो रही है। अगर आज़ाद कश्मीर में उस बंदे ने गुज़िश्ता 4 सालों में जो PTI का झंडा उठाया है वही हो रहा है वैसे जो फैसलाबाद के वर्कर्स के साथ हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया बिलाल साहब, बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू हमारी दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गई है, इसलिए कि अभी आपने ख़ुद फरमाया और शेख एजाज साहब ने भी, मेरे मोहतरम भाई ने कहा कि हम पिछले 8-10 ज़िमनी इलेक्शन जीते। अगर आप शेख साहब की पार्टी जीत जाए तो कोई धांधली नहीं हुई, अगर एक दफ़ा हार गए तो धांधली हो गई। देखें, हमारी बदकिस्मती ये है कि हमें अपने सियासी कल्चर को तब्दील करना चाहिए और करना पड़ेगा। देखें, ये बहुत आसान होता है। अब वहाँ पे आप देखें कि गवर्नमेंट किसकी है? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की। इलेक्शन कमीशन किसका है? जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग की नून की गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है। तो मेरा ज़ाती ख़्याल है कि अगर कोई इतना बड़ा नहीं हुआ हादसा कि 10 इलेक्शनों के बाद अगर वो एक इलेक्शन हार गए हैं, डस्के वाला या आज़ाद कश्मीर सियालकोट वाला या आज़ाद जम्मू कश्मीर वाला, जहाँ तक इन्होंने अमीन अली गंडापुर वाली की बात की, तो देखें ये इन्होंने असल में गंडापुर साहब ने ईंट का जवाब पत्थर से देने की कोशिश की है। बुनियादी तौर पे मेरे लिए बेहद काबिल एहतराम है मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा, मरीम सफ्दर साहिबा। असल में ये आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन की मैं कैंपेन की पर्टिकुलर बात कर रहा हूँ, इससे पहले या उसके बाद की नहीं। तो यहीं से बात आगाज़ करें, मैं एक ब्रेक लूँगा, आपकी बात से मैं वापस आऊँगा। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, और ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। डॉक्टर साहब की इसी बात से दोबारा कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब मौजूद हैं हमारे साथ। डॉक्टर साहब कंटिन्यू कीजिएगा, लेकिन एक चीज़ ज़रा ज़रूर उस पर आइएगा कि जो क्वेश्चन हमारा था महंगाई के ऊपर मैं जाऊंगा, बिलाशुबा आप वो बात मुकम्मल करें, लेकिन शेख साहब की बात सही है। महंगाई इस वक्त इस हद तक आवाम को झंझोड़ के रख दिया है कि आप लोग खुद कहते हैं, मुझे याद है आपका 6 माह पहले वाला भी और 1 साल पहले वाला भी प्रोग्राम आपने मेरे साथ बैठ का, अब हमारा फोकस है। बिलाशुबा आप हमारी तरह मासूम है, लेकिन पाकिस्तान तरीके से इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म खुद कहते हैं कि हमारा टारगेट है, लेकिन आके उस टारगेट को कब अचीव करना है? कार्टर्स ज़्यादा मजबूत हो गए हैं टूटने की बजाय। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं वो पहले पिछली बात मुकम्मल कर लूँ कि जो अमीन गंडापुर साहब ने मरीम नवाज़ साहब की बात का जवाब दिया, और डेफिनेटली उन्होंने उसका जवाब ज़्यादा गुस्से में दिया, ये मैं तस्लीम करता हूँ। लेकिन ना मैं दोनों एंड पे इसको काबिल तारीफ़ नहीं समझता, ना अली अमीन गंडापुर साहब के स्टेटमेंट को, लेकिन उससे पहले इसी तरह मैं उनको भी कंडेम करूँगा। और सियासत में रवादारी और इखलाकियात का कल्चर हमें डेवलप करना पड़ेगा। अगर हम खुद इसको डिस्करेज करेंगे तो अल्टीमेटली हम पे भी छींटे कल को पड़ेंगे। अब दूसरी बात आप कर रहे हैं महंगाई की। देखें, अभी मेरे पास साथ बैठे हैं शेख एजाज साहब, फैसलाबाद के एक बड़े कदावर सियासतदान भी हैं और पिछले 10-12 साल से मुस्लिम लीग के सिटी की सदारत कर रहे हैं। देखिए, फैसलाबाद में बिज़नेस का पहिया घुमा है। मैंने आपके लास्ट प्रोग्राम में भी बताया था कि हमारा फैसलाबाद में टेक्सटाइल सेक्टर सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे बड़ा सेक्टर है फैसलाबाद की हद तक, और इसमें जो लूम्स पिछले 12, 13, 14 साल से बंद पड़ी थी वो सब चल पड़ी हैं अब। और आप यकीन जानें कि ये सिर्फ टेक्सटाइल सेक्टर नहीं, बाकी तमाम शोबों के भी बिज़नेस की ग्रोथ रेट बहुत अच्छे हैं। नहीं, आपकी बात मुकम्मल करूंगा, मेरा पॉइंट ले लें इसके ऊपर। मैं आपको इसकी 59 करोड़ डॉलर से ज़ायद की मशीनरी इंपोर्ट हुई टेक्सटाइल की।
अच्छी चीज़ है। 15 अरब से ज़ायद के एक्सपोर्ट्स हुए टेक्सटाइल सेक्टर से, अच्छी बात है। हमारी LSM ने 15% से ज़्यादा ग्रोथ की, अच्छी बात है। टेक्सटाइल पॉलिसी कहाँ है, स्पोर्ट प्राइस कपास की कहाँ है, इसके अलावा GST कम नहीं हुई। तीनों वो चीज़ है जो कि इस वक्त SME को मार गई है। एक शख्स है फैसलाबाद के जिसका 10 करोड़ का रिबेट पड़ा हुआ है, वो कह रहा है मेरे पास 2 करोड़ है, बंद हो जाएगा कारोबार। SME को ग्रोथ नहीं देंगे तो कैसे टेक्सटाइल सेक्टर, जिसको PTI इतरा रही है, उसको खुद अभी परसों की ECC की इजलास में रिजेक्ट हुई है दोबारा समरी। देखें, जहाँ तक आप रिबेट की बात कर रहे हैं, रिबेट कम से कम 5-6 साल बल्कि 10 साल के बाद दोबारा PTI ने शुरू किया है। बिल्कुल ठीक है। 10 साल से एक्सपोर्टर और इंडस्ट्रियलिस्ट रो रहा था, लेकिन अब हमने अब से मुराद PTI की गवर्नमेंट ने आके इसको दोबारा उसकी रीपेमेंट शुरू की है। अब जो लेटेस्ट आप बात कर रहे हैं, इसके बारे में मैं अपडेट नहीं हूँ। मैं PBS की रिपोर्ट कर रहा हूँ, पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की रिपोर्ट से बता रहा हूँ। उसके बारे में मैं अपडेट नहीं हूँ, लेकिन जब बिज़नेस का पहिया घूमेगा तो फिर तो लोगों की परचेजिंग पावर बेहतर होगी। महंगाई आप किसको कहते हैं? जब आपकी परचेजिंग पावर में रेंज में चीज़ें ना आ रही हों। महंगाई कहता हूँ 85 रुपये किलो चीनी रिटेल स्टोर हाँ, लेकिन इसमें वो भी दस्तयाब नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ आ जाएं, देखें, इसमें हमारा इस वक्त सैलरीड क्लास डेफिनेटली डिस्टर्ब है, लेकिन सैलरीड क्लास में हमने पाकिस्तान की इकानमी के हालात के मुताबिक 10% इंक्रीज़ किया है। अब एज ए नेशन हमें भी इसमें कुछ थोड़ा सा अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। मैं बहुत सारे इंडस्ट्रीज को जानता हूँ जो मिनिमम वेजेस पे भी अपने स्टाफ को पैसे नहीं दे रहे। मिनिमम वेजेस अब 10,000 रुपया गवर्नमेंट ने तय की हैं, लेकिन वो चूँकि वर्कर या लेबरर अब मजबूर है अंगूठा लगाने पे 14-15 हज़ार रुपये तनख्वाह लेता है। और मैंने ऐसे कई स्कूलों को जानता हूँ जहाँ के टीचर्स को पैसे कम दिए जाते हैं और ज़्यादा सैलरीज पे साइन दिए जाते हैं। तो ये हमें एज ए नेशन भी हमें थोड़ा सा अपने आप को बेहतर करना पड़ेगा। मैं शेख साहब की तरफ बढ़ूंगा। शेख साहब देखिए, उन्होंने कहा जी इंडस्ट्री तरक्की कर रही है, फ्लॉरिश कर रही है, सब कुछ। मेरा डॉक्टर साहब से मेरा कुछ सवाल थे, क्योंकि आप इंडस्ट्री को समझते भी हैं, इससे मुंसलिक भी हैं कारोबार से, तो किस हद तक समझते हैं? पाकिस्तान तहरीक साहब कह रही देखिए जी बेहतरी आ रही है। हम तो GDP जब ग्रोथ इन्होंने शो की तब भी पॉइंट आउट कर दिया था कि GDP बढ़ गई है बिलाशुबा, लेकिन दिखाएं गरीब आवाम पिस गई है। अदारा शुमारियात कहता है कि कमों बेश 7 करोड़ के करीब लोगों की आमदन कम हो गई है, लोग हैंड टू माउथ हो गए हैं। पिछली जुलाई की रिपोर्ट है PBS की कि लोगों ने अपने घरों का सामान बेचकर खा लिया है। तो किधर जाएंगे अवाम? और मेरे ख्याल में एक इख्तलाफ ये होगा कि कुछ लोग, बल्कि अवाम ये कहती है कि पाकिस्तान मुस्लिम नून भी कहीं बटी नज़र आती है। शहबाज शरीफ साहब का बयानिया कुछ और है, मरियम मोहतरमा का बयानिया कहीं और चल रहा है। देखिए डोगर साहब, विदन पार्टी ये हमेशा से होता है कि पार्टी के अंदर भी हो, घर में भी हो, भाइयों का अगर कारोबार भी साझा हो ना, तो उसमें भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का, इख्तलाफ राय का हरगिज़ मकसद ये नहीं है कि आप जो है वो पार्टी के बयानिए के पीछे असल बात क्या है। असल बात ये है, कोई माने या भाई साथ बैठे हुए हैं, PTI को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये खुद भी बड़े परेशान हैं। मैं सच्ची बात बताऊं, ये इनकार कर दे मेरी बात का वो अलग बात है, लेकिन मुझे ये बताएं, ये अगर हम गद्दारी के फतवे के पीछे या गद्दारी के सर्टिफिकेट के पीछे अपनी कारकर्दगी छुपाएंगे तो वो छुपनी नहीं है। अगर आप ये कहेंगे कि जी हमने NRO नहीं देना, वो भाई हम अवाम भूखे मर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आटा कब सस्ता होगा, वो कहते हैं मैंने NRO नहीं देना। मैं वैसे आवाम से इस पर सवाल किया, डॉक्टर साहब भी पास बैठे, इनसे मैंने पिछली बार बताया भी था। एक शख्स मुझे मिला, उन्होंने कहा जी सानू NRO दे दो, फिर नहीं देना तो उन्होंने ना, तो सानू तो दे दो। तो ये आप यकीन माने, जो कॉमनर है ना, आपका जो आम शहरी है, जो आपका आम ताजर है, वो पिस गया है। जो गरीब आदमी था, जिसके वसाइल बिल्कुल नहीं थे, वो रेडी बांध था, वो आज भी जो है वो चारपाई पे बिस्तरा डाले बगैर जो है वो हाथ का सराहना बना के सो जाता है बेचारा। और जो आपकी अपर क्लास है, वो आज भी जो है उसका टाइटैनिक डूबने में बड़ा टाइम लगेगा। लेकिन जो हम लोग हैं ना, हम लोग, आपके जो कैमरामैन हैं उनसे पूछें, आपके जो प्रोड्यूसर हैं उनसे पूछें, जो मीडिया के साथ हाल हुआ है, जो आम बंदे का हाल है, महंगाई के हवाले से लोग पिस गए हैं। खुदा की कसम आप सर्वे करें 8 बाज़ारों का, लोगों को अपना सफ़ेद पोशी का भरम जो है वो रखना मुश्किल हो गया है इस गवर्नमेंट के अंदर। और आप हमारे बयानिए के ऊपर
जो है वो तनकीद करते हैं। आप कहते हैं जी ये गद्दार हैं, और अरमगान सुबानी ने एक इंटरव्यू दे दिया था, उसमें कहा जी अगर वो फ़ोटो ना लगी तो ये लग गई तो वो गद्दार करा दिए। यार खुदा के वास्ते इन बातों से बाहर निकल। आप ये माने कि 3 साल 2 माह हो गए हैं सवाए 10 गज लंबी ज़ुबान के और 1 मील लंबी महंगाई के पीटीआई की गवर्नमेंट ने हमें कुछ नहीं दिया। कल एक प्रोग्राम करें लाइव लोगों, और अगर आप पूछें लोगों से कि आपका हाल क्या है, लोगों के बुरे हाल हो चुके हैं। क्योंकि कल आपने 3 साल 2 माह मुकम्मल हो गए हैं, लोगों को आहों और सिसकियों के अलावा कुछ नहीं दिया, ये माने आप। और कहीं पे आपकी गवर्नेंस नहीं है। अगर गवर्नेंस हो मुल्क के अंदर और आप बुज़दार का मुकाबला कर रहे हैं चीफ मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब के साथ, ये जो इतना बड़ा खला है आपके इतने बड़े सूबे का, वो कौन जो है वो उसको फिल करेगा? ये नहीं कर सके फिल। पाकिस्तान के अंदर जो हालात हैं वो भी बुरे हालात हैं। आपकी सरहदों के ऊपर जो इनकी खारजा पॉलिसी है वो तो खैर खान साहब बनाते नहीं हैं, उनसे तो हमें गिला ही कोई नहीं है। और जो गलियों बाज़ारों में जो इनकी पॉलिसी है वो बिल्कुल फेल हो चुकी है, ये डिलीवर करने में नाकाम हो चुके हैं, ये माने। और एक इलेक्शन जो इन्होंने ये सोच रहे थे कि इतनी हमें पे दर पे शिकस्त हुई है, लोगों ने मियाँ नवाज शरीफ के बयानिए को जो है वो सराहा है। मरीम नवाज साहबा की जो जिद्दोजहद है पॉलिटिकल, मैं उसको बतौर एक पॉलिटिकल कारकुन जो है वो खराज तहसीन पेश करता हूँ। जिस तरह उस कौम की बेटी ने बाहर निकल के फ्रंट फुट के ऊपर अपनी पार्टी का मुकदमा लड़ा है। अब आप ये बताएं डोगर साहब कि ये जितने हालात बुरे हुए हैं ये मलबा डालते हैं हमारे ऊपर। शेख साहब एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। और शेख साहब हमारे साथ मौजूद ही हैं, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। शेख साहब आप अपनी बात मुकम्मल कर रहे थे, उसके बाद फिर मैं डॉक्टर साहब मैडम की तरफ बढ़ूंगा। क्या समझते हैं कि क्या पाकिस्तान मुस्लिम नून, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बयानिया अब जारी कर दिया जी 2023 क्लीन स्वीप, ये कोई बुरी बात नहीं है। हर पार्टी को हक बनता है कि वो जो है वो अपने वर्कर्स को बूस्ट करने के लिए इस तरह का कोई ख्वाब दिखाए उनको। और ये वही ख्वाब है जो पाकिस्तान के 20 करोड़ आवाम को दिखाए गए थे, बिलियन ट्री के और घरों के और नौकरियों के और डॉलरों की छनकार होनी थी, रेड कारपेट बिछने थे। हुआ कुछ भी नहीं सिवाय लोगों का कचूमर निकाल दिया गया है। तो ये इन्होंने जो क्लीन स्वीप का नारा लगाया है, ये जो इनका वर्कर डीमोरलाइज हो चुका था, और इनका जो नज़रियाती वर्कर है ना जी, वो गलियों में हम भी सारा दिन फिरते हैं, वो बिल्कुल जिन्होंने इस बात के ऊपर वोट दिए थे कि जी इमरान खान साहब आए हैं तो तब्दीली आएगी, और ये बड़ा अच्छा एक था कि 22 साल जदोजहद थी उनकी, और वो क्रिकेट के कप्तान रह चुके थे, करिश्मा था वो, उसके ऊपर लोगों ने वोट दे दिए। जब वोट देने के बाद, इसीलिए तो हमने चाहा ना कि ये पूरे अपना टेन्योर करें ताकि ये पूरा एक्सपोज हो जाए। 3 साल 2 माह हो गए हैं, ये पूरा एक्सपोज हो चुके हैं। और वो जो वोट थे ना जो गए थे मुख्तलिफ पार्टियों के, वो डोगर साहब वापस आ चुके हैं। और इनका नज़रियाती वर्कर तो पहले भी बड़ा कम था, नफसियाती वर्कर था, सिर्फ अब नफसियाती वर्कर बाकी रह गया है, बाकी सारे पीछे आ गए हैं वापस। ये हम जवाब लेंगे। मैं मैडम की तरफ बढ़ना चाहूँगा। मैडम एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है जो कि इस वक्त ख़वातीन की बड़ी एक चीज़ चल रही है, एहतजाज भी हो रहे हैं। ये एक क्लास थी जो कि इमरान खान को आइडियलाइज़ करती थी। जब इमरान खान ने कहा जी औरत के लिबास के ऊपर बात, तो वो सख्त खिलाफ हुई, लेकिन खान साहब ने बयान में वापस इन्होंने कहा जी मेरा बयान तरोड़ मरोड़ के पेश किया गया। एक तो ये चीज़ है, दूसरा ये कि इस वक्त नहीं समझते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैकअप के लिए मुकम्मल तौर पर रेडी हो चुकी है। जैसे सड़कें बन रही है, बजट आ रहा है, शेख साहब ने कहा गली मोहल्लों, मेरे ख्याल में अब तो गली मोहल्ले ऐसे चमकना शुरू हो गए हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वही सियासत अपनाई है जो इल्ज़ाम लगाते थे कि जी आखिरी साल सड़कें बना के वोट ले जाते हैं। जी बिलाल, सबसे पहले मैं जो मलिक साहब ने अभी थोड़ी देर पहले अमीनपुर गंडापुर के हवाले से जो बात हुई कि उसने पीछे इलेक्शन कैंपेन के दौरान पाकिस्तान की 2 लीडिंग
लीडिंग पार्टीज़ की लीडरशिप के हवाले से जो अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ की, यानी भुट्टो साहब को उन्होंने गद्दारी का सर्टिफिकेट पकड़ा दिया, और मरियम नवाज़ साहिबा के बारे में जो एक औरत होने के नाते जो लैंग्वेज इस्तेमाल की, उसे किसी भी सूरत पर डिफेंड नहीं किया जा सकता। जा रही है असम्बली के फ्लोर पे देखें बहुत कुछ ऐसा जी मैं यही कह रही हूँ कि इसको आप अगर जस्टिफाई करने लग जाएंगे और कहेंगे कि ये इसने हक अदा कर दिया कश्मीर में इलेक्शन कैंपेन का, तो मैसेज क्या जा रहा है लोगों में? यानी वही आपकी एक जो जहनीत है और जो यानी तशद्दुद अमेज़ जो जहनीत है वो नीचे तक आवाम तक सरायत कर रही है। आपने जो सवाल पूछा कि लेडीज़ के जो क्राइम अगेंस्ट लेडीज़ के रोज़ वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं, और ऐसी ऐसी फैमिलीज़ में ये वाक़यात हो रहे हैं कि जो अच्छी खासी वेल एजुकेटेड पढ़ी लिखी फैमिलीज़ थी वो, और सबसे जो अलार्मिंग सिचुएशन है कि एक आप क्राइम कर रहे हैं मगर उस क्राइम को इंतहाई ब्रूटली और इंतहाई तशद्दुद अमेज़ तरीके से, यानी ज़्यादा से ज़्यादा उसको जिसको कहते हैं ना इबरत का निशान बनाने की कोशिश करना, ये एक जो मैसेज नीचे तक जा रहा है, आवाम में जा रहा है, और फिर आप उसको जस्टिफाई करें प्राइम मिनिस्टर लेवल पे कि ये जी औरतों के लिबास से रिलेटेड है, औरतें ऐसे लिबास ना पहने तो ऐसे वाक़यात ना हो। आपने देखा मोटरवे का वाक़या में क्या बना, अभी तक हमें ये पता चला वो पकड़ा गया है, मगर उससे आगे क्या उसके लिए हुआ है, क्या सज़ा हुई है, वो अभी तक नहीं पता। साहिवाल वाक़या में देख लें, अभी नूर मुकद्दम के वाक़ये में देख लें, ये चीज़ जो ऐसी है जो अभी रिसेंटली रोज़ हमें एक नई खातून का वाक़या सुनने में यानी सुनने में आ रहा है। तो इस समय ना हम समझते हैं कि ना पीटीआई का और कोई यानी स्टांस हो सकता है, ना हमारा ना नून लीग का, इसमें हम सब एक हैं, एक प्लेटफॉर्म पे हैं, और हमें एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहिए कि जो ऐसे वाक़यात हैं जो लेडीज़ के ख़िलाफ़ हैं, जो बच्चों के ख़िलाफ़ है, जो ऐसे यानी पुरतशद्दुद तरीन वाक़यात हैं, उनको जितना कंडेम किया जा सकता है करना चाहिए, और हम सब इसमें एक हैं, और स्ट्रॉन्ग लेजिस्लेशन होनी चाहिए ताकि ऐसे मुल्ज़म को बचने का कोई रास्ता ना मिल सके। दूसरा, अगर हम देखें कि आप कहते हैं, आपने अभी कहा कि नून लीग पीटीआई का बयानिया आ गया कि 2023 का भी इलेक्शन वो जीतने जा रहे हैं, तो कहने में तो मैं भी कह सकती हूँ कि हम भी इंशाल्लाह विन कर जाएंगे, नून लीग भी कह सकते हैं, मगर कुछ स्विंग लग रहे हैं आजकल आपके वफाक की तरफ, जो वाइब्स आ रही हैं, लोग बातें भी अब शोज में करना शुरू हो गए हैं आप लोगों की तरफ से। देखिए वाइब्स तो ये 2018 के इलेक्शंस में भी ये कह रहे थे कि जी पीपल्स पार्टी, अभी आप भी देख ले कि हकीकी अगर अपोजिशन का किरदार अदा कर रहा है तो वो कौन कर रहा है। अभी हम पिटीशंस में हम हर जगह गए हैं, जहाँ जहाँ पे हमें लग रहा है कि यहाँ पे धांधली हुई है, हम अपने लेवल के हिसाब से वहाँ पे उसको यानी गए हैं पिटीशंस में। हम उनको हमने खुलेआम, जैसे मरियम साहिबा का भी एक बयान आया कि मैं कभी भी इस इलेक्शन को नहीं मानती, जो ये उसी तरह हमने भी, ये ठीक है कि हम इस मुल्क में एक पार्लिमानी रवायत को जारी रखने देना चाहते हैं, हम उस तरह का एक जेस्चर शो नहीं करना चाहते जिस तरह का ये कंटेनर पे खड़े होके करते थे और लोगों को तशद्दुद पे उबारते थे। आप देखें वही चीज़ नीचे आवाम तक आ गई है कि लोग बात कम करते हैं, तशद्दुद अमेज़ रवैया उनका पहले होता है। तो इस चीज़ पे तो हम सब एक हैं, मगर अगर ये कहें कि 2023 का इलेक्शन हम विन करने जा रहे हैं, तो ग्राउंड रियलिटीज़ आप खुद देख लें। आपको चाइना आप दासू डैम पे क्या हुआ है, हुकूमती रेट कहाँ थी? हुकूमती रेट तो सिर्फ मुझे लगता है पोलिंग स्टेशंस पे और पोलिंग बूथ्स पे रह गई है, बाकी तो किसी जगह पे हमें हुकूमती रेट नहीं नज़र आती। 70 रुपये एक रात में आप घी के रेट बढ़ा देते हैं, 5.5 11 की समरी तैयार करके हमें बड़ा एहसान करते हैं कि जी हमने सिर्फ 5.5 बढ़ाए हैं। तो ये अब ये जो जिसको कहते हैं ना बच्चों वाली तसलिया, आवाम को सारे इनके करतूत नज़र भी आ रहे हैं, समझ भी आ रहे हैं। और अभी अगर कश्मीर इलेक्शन को आप फ्री एंड फेयर होने देते तो आपको पता चल जाता कि आप कहाँ पे खड़े हैं। कहाँ पे खड़े? मैं मैडम आखिरी क्यों डॉक्टर साहब से एक फैसलाबाद शहर के बारे में बड़ा आम सवाल पूछ रहे हैं डॉक्टर साहब, वासा के बारे में और फेस्को के बारे में। चलें, फेस्को का नतीजा अमल में आ गया सामने, लेकिन वासा पे तमाम मेंबरान असम्बली दस्तों गिरबान नज़र आते हैं। वेरी सॉरी टू से, एक एमएनए एक एमपी एक तरफ खड़ा है, बाकी कहीं खड़े हैं एमपी है किसी और तरफ खड़े हैं, किसी ने एमडी की टांग पकड़ी है, किसी ने बाजू पकड़ी है, कोई सर से बालों से नोच रहा है, कोई किसी को दे रहा है। आधे वासा आमर अजीज़ साहब के पास चले गया है, आधा कल कर्नल अहमद गिल के पास चले गया। क्या कर क्या रहे हैं इस वक्त, हो क्या रहा है? शेख शाहिद साहब भी वहाँ बैठे हैं, बड़े अच्छे काम करने वाले शख्स हैं, हम उनकी तारीफ़ करते हैं, लेकिन इस वक्त बड़ा अजीब सी सूरत है। मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा मसला गंभीर हो जाएगा। जी बिलाल साहब, पहले मैं
मैडम की दो बातों का जवाब देना मुनासिब समझूंगा। मैं मैडम की इस बात से 100% मुत्तफ़िक हूँ कि हमें कुछ चीज़ों पे आपस में बिल्कुल कंसेंसस होना चाहिए कि तशद्दुद आमेज़ रवैया हमें तब्दील करना चाहिए, और ख़ास तौर पे ख़वातीन के साथ जो बर्बरियत और जुल्म के वाक़यात इस्लामाबाद में पर्टिकुलरली हुए हैं, मैं उसकी किसी भी कैपेसिटी में पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ। और हुकाम बाला को आप इस मामले में अप्रिशिएट करेंगे कि मुल्ज़म का तल्लुक़ बड़े ही आला कारोबारी घरानों से था। उनके लड़के मुल्ज़म की वालदा आदमजी ग्रुप से थी, उसका वालिद जाफ़र बदर से था। इसके बावजूद इंतज़ामिया ने किसी प्रेशर में नहीं आई, उस मुल्ज़म को भी गिरफ़्तार किया है, उसकी वालदा को भी गिरफ़्तार किया है, उसके वालिद को भी गिरफ़्तार किया है। अभी दूसरी बात उन्होंने की मोटरवे वाले वाक़े की, उसके भी मुल्ज़िम गिरफ़्तार हुए हैं। अब उसका रिज़ल्ट क्या निकला है वो गवर्नमेंट का काम नहीं है, वो जुडिशरी का काम है। फैसलाबाद में ईद के मौके पे इत्तेफाक ऐसा हुआ कि गैर मामूली बारिश भी हुई, और जिसकी वजह से चौक हुआ सिस्टम वासा का, और फेस्को भी मिसमैनेज फेस्को वालों ने भी किया। लेकिन इसको हमारे जो MNAs हैं उन्होंने भरपूर दिलचस्पी लेते हुए फैज़ुल्लाह कमोका साहब, खुर्रम शहजाद साहब, फ़रख हबीब साहब, तीनों ने पर्टिकुलरली फैज़ कमोका साहब और खुर्रम साहब ने पूरे 3 दिन ईद वाले सड़कों पे आवाम के साथ गुजारे। हम तो कहते हैं वो सुकून से गुजारते, अगर हफ्ता पहले वाली बारिश में प्रैक्टिस कर लेते वो भी घर च बंदे, असि भी घर बह जाते। वो बारिश पहले हफ्ता हुई नहीं ना, नहीं हुई है, वो 3 दिन होती रही, उसमें भी ट्रिपिंग हुई है। वो इतनी ज़्यादा नहीं थी जितनी ईद वाले दिनों में। वैसे डॉक्टर साहब एक तो बात मानेंगे, ये किफ़ायत शारी का मामला रोटी तक चलता तो ठीक था, अदारों में मेंटेनेंस के लेवल पे 2-2 सिर्फ लाइनमैन है पूरे मदीना टाउन सब डिवीज़न के अंदर, तो फिर मामला तो ख़राब होने। पूरे फैसलाबाद में एक क्रेन है, क्रेनें लोगों किराए पे ले रहे हैं, अपने ट्रांसफर में चेंज करें, कहीं हमने किफ़ायत शारी का इस्तेमाल तो गलत कर लिया। लेकिन देखें उसमें ना अब बड़ी तेज़ी से इसको इम्प्रूवमेंट होती नज़र भी आ रही है। अब देखें कि मैं बिल्कुल तस्लीम करता हूँ कि हमारा सिस्टम चौक हुआ है, बैड गवर्नेंस हुई है दोनों इदारों में, फेस्को में भी और वासा में भी। और इसी तरह मैं अप्रिशिएट करूँगा वेस्ट मैनेजमेंट वालों को, उनकी कारकर्दगी बहुत अच्छी रही है, और ये पहली दफ़ा नहीं हुई, पिछले साल भी उनकी कारकर्दगी बेहतर रही, 2-3 साल से माशाल्लाह उनकी कारकर्दगी बेहतर रही है। लेकिन अब ये जो खामियां सामने आई हैं उसमें आपने देखा है फेस्को में बड़े टॉप लेवल पे तब्दीलियाँ लाई गई हैं, और एक बड़े प्रोफेशनल और बड़े सीजनड आदमी को लगाया गया है फेस्को का चीफ। डेफिनेटली अब मशीनरी एडअप हो रही है, और आप देखेंगे कि विद इन मंथ्स, विद इन वीक्स इंशाल्लाह इसमें मैं तस्लीम करता हूँ कि ईद पे जो हमारे मिसमैनेज हुआ है और चौक हुआ है। ठीक हो जाएगी। मैं शेख साहब आखिरी एक जुमला लेना चाहता हूँ और टाइम बिल्कुल कम है। शेख साहब क्या कहना चाहेंगे? देखें जी, मेरा पहली दफ़ा इत्तेफाक हुआ है हसन सादिक मसूद साहब से बैठने का। मुझे बड़ी खुशी हुई है कि जो बात ठीक थी इसके ऊपर इन्होंने बात की है, और जो बात ठीक नहीं थी इसको इन्होंने कंडेम किया। इन्होंने ये, मैं समझता हूँ कि ये बड़ी अच्छी बात है कि देखें ना, अदारा अगर उससे कोई मिसमैनेजमेंट हुई है, उसमें गवर्नमेंट की बदनामी हुई है, तो इनको अदारे को डिफेंड करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उनके लिए तजवीज़ करना चाहिए कि अगर उन्होंने ये मिसमैनेजमेंट की है और ये बैड गवर्नेंस हुई है, हमारा बतौर गवर्नमेंट उसके ऊपर वो उस लेवल का जो है वो नहीं था चेक, और क्या सिस्टम इतना अपग्रेड नहीं हो चुका कि आप अपने सेल फ़ोन से देख लेते हैं कि फ़ोरकास्ट बारिश की है कि नहीं है। क्या हमारे अदारों को नहीं पता चला कि कल की फ़ोरकास्ट है, परसों की नहीं है? परों से बांध के पत्थर मुझे उड़ाता है, ये आवाम की तरफ से, परों से बांध के पत्थर मुझे उड़ाता है, अजीब शख्स है फिर तालियां बजाता है। फिर तालियां बजाता है। शेख साहब के इसी जुमले से मैं इख्तिताम की तरफ चलूँगा, और डॉक्टर साहब को क्योंकि उनकी तारीफ़ की तो मैं भी ये कहना चाहता हूँ, डॉक्टर साहब का एक बिल्कुल ये वो वर्कर्स है, मैं फैसलाबाद के ऐसे बहुत सारे वर्कर्स को हमेशा प्रोग्राम में लेता हूँ, जिनमें से एक MP है लतीफ़ नज़र गुजर भी हैं, मलिक उमर फ़ारूक भी हैं, मेरा शुभ आज़ाद जीत के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में गए, लेकिन कुछ लोग इसमें फ़िरदौस राय साहिबा भी हैं, कुछ ऐसे MPs हैं जिनका जिक्र मैं ज़रूर करता रहता हूँ वक्तन फ़वक्तन, क्योंकि ये वो लोग हैं जो कि नेगेटिविटी नहीं बल्कि उस शहर के लिए साथ जो जुल्म और ज़्यादती होता है उसे तस्लीम कर लेते हैं, और ये कभी भी ऐसे ऑफिसर्स ऐसे लोगों की पुश्त पनाही नहीं करते कि जो ये कहें कि जी हम देखें जी हम तो ये, डॉक्टर साहब ने वो बात कर
दी। वैसे वो लोग वीडियो दिखाते रहे, तो एक वीडियो फैजुल्ला कमोका साहब की चली थी, तो एक ग्रुप में इत्फाक से मैं भी था, तो एक शख्स ने लिखा नीचे, बड़ी वो मज़े की बात है, इसके साथ इख्ताम चाहूँगा, पाजी वीडियो बड़ी देख ली, बिजली दसो कदों आनी है। तो लोग 18-18 घंटे वीडियो क्लिप देखते रहे, 5-5 6-6 बार बिजली कब आनी है, तो एक्शन करके दिखाएं, क्योंकि एक्शन स्पीक्स मोर लाउडर दैन वर्ड्स। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नाइट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।